2011 में भारत में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई जिसने करप्ट सिस्टम और गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। कल देर शाम से लेकर देर रात तक लोग हाथों में मशाल लिए अन्ना के समर्थन में देश भर में सड़कों पर उतरे। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं जो खुद ब खुद गवाही दे रही हैं कि लोगों में अन्ना को लेकर इस वक्त कितना समर्थन है। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे की लीडरशिप में शुरू हुआ यह आंदोलन इतना बड़ा बन चुका था कि देश के कोने कोने में अन्ना हजारे का नाम चर्चा में बना हुआ था। हजारों लोग अन्ना के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट के सामने जन लोकपाल बिल की डिमांड रख रहे थे। 1.5 साल तक ये एंटी करप्शन मूवमेंट चला। 2-3 बार इन सारे लीडर्स ने हंगर स्ट्राइक भी करी, लेकिन फिर भी यूपीए गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ऐसे जब अन्ना हजारे की टीम की मशक्कत खराब होती दिखी तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम खुद की पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे जो इस करप्ट सिस्टम को बदलने का काम करेगी। Day before ending its fast in Delhi, Team Anna announcing that it will form a political party which will contest elections. 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करते हैं जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी, अंग्रेजी में कहें तो कॉमनवेल्थ पार्टी। ऑल्दो अन्ना हजारे इस पार्टी के समर्थन में नहीं थे, लेकिन आंदोलन के बाद ही इस पूरी टीम को फुल सपोर्ट था जनता की तरफ से और आपके फॉर्मेशन को भी भारत की पॉलिटिक्स में एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जा रहा था। अपनी एंटी करप्शन मूवमेंट और ईमानदारी की छाप की बदौलत एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने भले ही धमाकेदार शुरुआत करी हो, लेकिन ये शुरुआत भारत में एक बड़े पॉलिटिकल चेंज का रीजन बन पाती इससे पहले खुद आम आदमी पार्टी ही डगमगाने लगी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर जो अन्ना हजारे मूवमेंट से लेकर आपके फॉर्मेशन तक अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े सपोर्टर थे, वो पार्टी फॉर्मेशन के सिर्फ 2.5 साल के अंदर सीरियस एलिगेशन लगाकर पार्टी से अलग हो गए। After a month of bickering, two of their founder leaders, Yogendra Yadav and Prashant Bhushan, have been ejected from the national executive of the party. दूसरी तरफ पार्टी के टॉप लीडर्स ने इन पर एंटी पार्टी एक्टिविटीज के एलिगेशन लगाते हुए इन्हें पार्टी से बाहर करने के रीजन को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं। इसके बाद कई बड़े बड़े लीडर्स ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर पार्टी की आइडियोलॉजी और इनर पॉलिटिक्स पर सीरियस एलिगेशन लगाते हुए इनसे अलग होने का फैसला कर लिया। हर कुछ महीने में खबर आ रही थी कि आपका कोई एमएलए या दिल्ली गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर सीरियस एलिगेशन लगाकर पार्टी को छोड़ता जा रहा है। आज की सिचुएशन ये है कि एंटी करप्शन मूवमेंट को लीड करने और आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले 80% लोग इस पार्टी को छोड़ चुके हैं। और जब मैंने इस बात को नोटिस किया तो मेरे सामने कई सवाल आए। आखिर क्यों कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीब रहे कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कैलाश गहलोत जैसे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, और जो एलिगेशन इन लीडर्स ने पार्टी छोड़ते हुए लगाए उनमें कौन से एलिगेशन सबसे कॉमन थे और इनमें कितनी सच्चाई थी। एक डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद जो कुछ मेरे सामने आया वो बहुत शॉकिंग था और ये बात आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। आप लीडर्स का पार्टी छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स और लीडरशिप पर उठते लगातार सवाल। इस सिलसिले की शुरुआत होती है मई 2014 में जब अन्ना हजारे मूवमेंट और आप फाउंडर्स में से एक रही शाजिया इल्मी ने पार्टी से अलग होने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने डिसीजन पर कहा कि आम आदमी पार्टी में इनर डेमोक्रेसी की भारी कमी है। ये पार्टी अपनी कोर वैल्यूज से भटक चुकी है और इस पार्टी के अंदर सिर्फ गिने चुने लोगों की मनमानी चल रही है। इनडायरेक्टली शाजिया इल्मी ने ये सारे एलिगेशन अरविंद केजरीवाल और उनके बहुत करीबी लीडर्स के ऊपर लगाए थे। शाजिया इल्मी ने यह एलिगेशन भी लगाया कि पार्टी में उनको इग्नोर किया गया था और उनके ना चाहने के बावजूद भी उन्हें गाजियाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया और इन सब बातों से अपसेट होकर उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब एक बार के लिए कोई भी ये कह सकता है कि शाजिया इल्मी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए आम आदमी पार्टी पर ये एलिगेशन लगा रही थी और फिर बाद में उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली, तो ये सारी चीजें सेंस बनाती हैं। लेकिन शाजिया इल्मी अकेली ऐसी लीडर नहीं थी जिन्होंने इन रीजन से पार्टी को छोड़ा हो। इसके बाद यही सेम रीजन बताते हुए कई बड़े आप लीडर पार्टी को छोड़ देते हैं और इन्होंने तो किसी और पार्टी को ज्वाइन तक नहीं करा। एजुकेशनिस्ट अशोक अग्रवाल, अलका लांबा, करण सिंह, पंकज पुष्कर, ये सारे उन बड़े लीडर्स का नाम है जिन्होंने आम आदमी पार्टी में चल रही इनर पॉलिटिक्स और इसकी लीडरशिप पर एलिगेशन लगाते हुए पार्टी छोड़ने का फैसला लिया था। अशोक अग्रवाल ने तो ये तक कह दिया था कि आम आदमी पार्टी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है जिसे एक आदमी अपनी मर्जी से चलाए जा रहा है। करण सिंह ने भी पार्टी के कोर वैल्यूज से भटकने के एलिगेशन लगाए और कहा था कि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जिसको मैंने ज्वाइन किया था।
पार्टी से रिजाइन देने के बाद करण सिंह ने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस तक फाइल कर दिया था। लेकिन ये चीज यही नहीं रुकी। शाजिया इल्मी के पार्टी पर लगाए एलिगेशन के बाद पार्टी में इनर डेमोक्रेसी ना होने और पार्टी का कंट्रोल सिर्फ गिने चुने लोगों या फिर सिर्फ एक आदमी के हाथ में होने की बात बार बार सामने आती रही है, जिससे आम आदमी पार्टी की पब्लिक इमेज पर भी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, जिसके सोल्यूशन के लिए योगेंद्र यादव ने पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होने की बात को सामने रखा था। योगेंद्र यादव अन्ना हजारे मूवमेंट से भी कई साल पहले एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते रहे और बाद में इन्होंने अन्ना हजारे मूवमेंट को भी बहुत सपोर्ट किया था। और इसके साथ आम आदमी पार्टी की फॉर्मेशन के बाद ये अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लीडर्स में से एक थे। लेकिन जब उन्होंने पार्टी में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और इसके इनर पॉलिटिक्स में सुधार करने की बात करी तो उसके कुछ ही दिन बाद इनके ऊपर भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के एलिगेशन लगाते हुए इनको भी आम आदमी पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। कुल मिलाकर योगेंद्र यादव ये चाहते थे कि पार्टी का कंट्रोल और सारी पावर्स किसी एक आदमी के हाथ में ना होकर पार्टी के अलग अलग मेंबर्स के पास हो, जैसा कि हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। लेकिन उनका यह सजेशन उनके ऊपर काफी भारी पड़ गया, क्योंकि शायद आम आदमी पार्टी एक डिक्टेटोरियल नेचर की तरह ऑपरेट की जाती है और यहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई स्थान नहीं है। पार्टी से बाहर आने के बाद योगेंद्र यादव ने अपनी खुद की पॉलिटिकल ब्रांच की शुरुआत करी, जिसका नाम इन्होंने स्वराज इंडिया रखा। योगेंद्र यादव पर हुए इस एक्शन के खिलाफ पार्टी के बाकी लीडर्स ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो योगेंद्र यादव के साथ हुआ, जिनमें से एक थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण। ठीक योगेंद्र यादव की तरह इनके ऊपर भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज का एलिगेशन लगाया गया और इन्हें भी पार्टी से अलग कर दिया गया। बाद में प्रशांत भूषण ने भी योगेंद्र यादव के साथ स्वराज इंडिया को ज्वाइन कर लिया। लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर जब ये बड़ा एक्शन लिया गया तो बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप से गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने इस एक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, जिसके बाद सोशल एक्टिविस्ट और पार्टी के को फाउंडर रही मेधा पाटकर, मयंक गांधी, आनंद कुमार, इन सब लोगों ने भी इस एक्शन के बाद पार्टी से अलग होने का डिसीजन ले लिया। मेधा पाटकर ने तो ये तक कहा था कि अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए था, जबकि मयंक गांधी और आनंद कुमार ने पार्टी की लीडरशिप पर अरविंद केजरीवाल को कई बार क्रिटिसाइज भी किया। साल 2017-18 के आसपास ये बात बहुत आम हो चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि वो पार्टी को अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं, वो किसी डिक्टेटर की तरह पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को ही पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन इन सारे सीरियस एलिगेशन के बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता पर अपनी पॉलिटिकल पकड़ को बनाए हुए थे और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े बड़े जो चेहरे थे वो अरविंद केजरीवाल के साथ दिख रहे थे और एक मंत्री के तौर पर भी दिल्ली में इनके काम की बहुत चर्चा हो रही थी। लेकिन ये चीज भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि साल 2018 की शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल वाली आम आदमी पार्टी और उनके सबसे करीबी में से एक कुमार विश्वास के बीच की कहासुनी की बातें लगातार सामने आ रही थी। और फिर अप्रैल में आते आते ये पूरी तरह से साफ हो गया कि कुमार विश्वास अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के सबसे पॉपुलर फेसेस में से एक थे और जब वो पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक बड़े बड़े एलिगेशन लगाए। पार्टी पर इनर डेमोक्रेसी और लीडरशिप की कमी के अलावा कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियन कहा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक हिस्टोरिक मिस्टेक है। अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास के एलिगेशन यही नहीं रुके, उन्होंने उनकी अपॉर्चुनिस्टिक टेंडेंसी पर बात करते हुए इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा था कि वो पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट खालिस्तान के पीएम। कुमार विश्वास का यह स्टेटमेंट इसलिए भी काफी सीरियस था क्योंकि साल 2017 में हुए पंजाब असेंबली इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल के पंजाब में मौजूद सेपरेटिस्ट लीडर से मिलने की बात बार बार सामने आ रही थी। कुमार विश्वास ने यह भी एलिगेशन लगाया कि अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन पूरा करने के लिए इन सेपरेटिस्ट लीडर से सपोर्ट भी ले रहे हैं और उनको सपोर्ट देने का प्रॉमिस भी कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर यह तक कह दिया कि इनके अंदर डिक्टेटर जैसी टेंडेंसीज मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी की पूरी पावर सिर्फ उनके हाथ में रहे और वो जैसा चाहें वैसा पूरी पार्टी करे। और कुमार विश्वास अकेले नहीं थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की डिक्टेटर टेंडेंसी को लेकर बात कही थी। इसके अलावा बहुत सारे एक्स आप लीडर अरविंद केजरीवाल को डिक्टेटर का टैग दे चुके हैं। विनोद कुमार बिन्नी और पंकज कुमार पुष्कर जैसे लीडर्स ने अरविंद केजरीवाल को डिक्टेटर कहते हुए पार्टी से अलग होने का फैसला लिया था। विनोद कुमार बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल पर एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ साथ दिल्ली के लोगों के साथ भी धोखा किया है, जबकि पंकज पुष्कर ने अरविंद केजरीवाल पर पार्टी में अपनी मनमानी करने के एलिगेशन लगाए थे। आपसे अलग होने के बाद विनोद कुमार
बिन्नी ने बीजेपी को ज्वाइन करा, जबकि पंकज पुष्कर एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए। आप लीडर्स का पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन बना करप्शन। बात है मार्च 2015 की, जब एक स्टिंग ऑपरेशन में यह बात सामने आई कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस एमएलए को खरीद रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में आपको लीड कर रही अंजलि दमानिया ने यह कहकर पार्टी छोड़ दी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को प्रिंसिपल्स के लिए बैक करा था, ना कि बाकियों की तरह हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। अंजलि दमानिया के अलावा अश्विनी उपाध्याय ने आप पर एलिगेशन लगाया कि इनका कांग्रेस के साथ सीक्रेट अलायंस है। इसके अलावा उन्होंने आपको करोड़ों में मिल रहे डोनेशन के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े करे। पार्टी से निकाले जाने के लिए अश्विनी उपाध्याय पर भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के एलिगेशन लगाए गए और बाद में इन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स पर करप्शन का एलिगेशन लगने वाला यह सिलसिला यहाँ रुका नहीं, बल्कि ये और बड़े लेवल पर सामने आने लगा। मई 2017 दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन पर बहुत बड़े लेवल पर करप्शन का एलिगेशन लगा और इस करप्शन के आई विटनेस खुद एक्स आप लीडर और एमएलए रह चुके कपिल मिश्रा बने। उन्होंने बार बार इस बात को पब्लिक के सामने रखा कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने यह करप्शन किया है। उनके आई विटनेस बनने के बाद उन्हें एंटी डिफेंस लॉ के अकॉर्डिंग दिल्ली विधानसभा से हटा दिया गया। इसके अलावा राजेश गर्ग भी उन्हीं लीडर्स की लिस्ट में शामिल होते हैं जिन्होंने पार्टी में बढ़ रहे करप्शन का हवाला देते हुए खुद को पार्टी से अलग कर लिया। पुलवामा अटैक के बाद आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स से नाराज होकर देवेंद्र शेरावत ने भी पार्टी से अलग होने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने इस डिसीजन को डिफेंड करते हुए आप पार्टी को करप्ट कह दिया था। उन्होंने पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी ना होने की भी बात कही थी। करप्शन के इन सारे एलिगेशन के बाद अरविंद केजरीवाल की परेशानियां और तब बढ़ गईं जब शराब घोटाले में उनके सबसे पॉपुलर मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को जेल हो गई। बाद में खुद अरविंद केजरीवाल को इस केस में जेल जाना पड़ा और इसके बाद अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस के ऊपर शीश महल वाली पूरी कंट्रोवर्सी हो गई। लीडरशिप की कमी, इनर पार्टी पॉलिटिक्स, करप्शन के अलावा काफी सारे और भी रीजन थे जिसमें बहुत सारे आपके लीडर्स को पार्टी से अलग होने पर मजबूर होना पड़ा। मधु भदूड़ी, कैप्टन जीआर गोपीनाथ और संदीप कुमार ने एलिगेशन लगाए कि पार्टी में उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है। कैप्टन गोपीनाथ ने केवल दिल्ली की पॉलिटिक्स पर फोकस किए रहने की पॉलिटिकल अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हुए उन पर देश के बाकी स्टेट की पॉलिटिक्स को इग्नोर करने का एलिगेशन लगाया। अभी रिसेंटली एसपी उदय कुमार ने भी सेम चीज को रिपीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। इन सारे लीडर्स के अलावा कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जिनके बारे में कहा गया कि जब आम आदमी पार्टी में इनके पॉलिटिकल एम्बिशन पूरे नहीं हुए तो उन्होंने पार्टी से अलग होने का डिसीजन ले लिया। जैसे कि जर्नलिस्ट आशुतोष गुप्ता और आशीष खेतान के पार्टी से अलग होने के पीछे ये रीजन बताया गया कि आशुतोष गुप्ता को राज्यसभा के मेंबर नहीं बनाया गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जबकि आशीष खेतान ने इसलिए पार्टी छोड़ दी कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वो लड़ना चाहते थे लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को पार्टी ने इग्नोर कर दिया। फिलहाल ये दोनों एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हैं और अपने अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं। आशुतोष ने जर्नलिज्म को कंटिन्यू करा है तो आशीष ने अपनी लॉ की पढ़ाई को जारी किया है। और अभी रिसेंटली भी कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए जिनमें अरविंद केजरीवाल पर सीरियस एलिगेशन लगाते हुए टॉप आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने पार्टी के अंदर चल रही हलचल को एक बार फिर से हेडलाइन में ला दिया। कैलाश गहलोत ये आम आदमी पार्टी में काफी टॉप के लीडर थे, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके थे। इन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाए कि वो अपनी लग्जरी के लिए दिल्ली की आम जनता से धोखा कर रहे हैं। कैलाश गहलोत का इशारा अरविंद केजरीवाल के शीश महल वाली कंट्रोवर्सी पर था। अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के नाम पर अपने सीएम रेजिडेंस पर पर्दे से लेकर टॉयलेट सीट पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद कैलाश गहलोत ने भी दिल्ली असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। दूसरा केस सामने आया आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के एमपी स्वाति मालीवाल का। इन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी लेकिन विभव कुमार पर एक सीरियस एलिगेशन लगाते हुए इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर पर सीएम रेजिडेंस के अंदर उनके साथ मारपीट की गई। 13 मई 2024 को हुए इस इंसिडेंट के बाद 18 मई 2024 को विभव कुमार को अरेस्ट भी किया गया जो बाद में बेल पर छूट गए, लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई अभी भी चल रही है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि जरूरी नहीं है कि ये जो लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए वो सब सच बोल रहे हो सकता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने के लिए या अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए ये लोग ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं और ये पॉइंट बिल्कुल जायज है। जैसा कि मैंने खुद इस वीडियो में बताया कि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाद में बीजेपी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पार्टी से दूर जाने वाले इन लोगों में सबसे ज्यादा वो लोग थे जो अन्ना हजारे आंदोलन से केजरीवाल के साथ खड़े थे, जो इस पार्टी के फाउंडर्स में से एक थे, जो एमएलए थे, मिनिस्टर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और करप्शन के अगेंस्ट लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे। एसपी उपाध्याय, एजुकेशनिस्ट अशोक अग्रवाल, कैप्टन जीआर गोपीनाथ, जिनकी आम लोगों को सस्ती फ्लाइट देने की कहानी पर दो फिल्म बन चुकी हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पावर के लिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। करोड़ों लोगों की तरह इन्हें भी आम आदमी पार्टी में एक ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा था जो शायद भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
और बाद में पार्टी से बाहर आने के बाद भी इन्होंने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करा। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जैसे कई सारे ऐसे लोग थे जिनके बिना अरविंद केजरीवाल ना तो आम आदमी पार्टी को खड़ा कर पाते और ना ही शायद कभी भी दिल्ली के सीएम बन जाते। और रही बात एलिगेशन की, तो एक बार के लिए हम पार्टी पॉलिटिक्स, लीडरशिप और डिक्टेटर वाले पॉइंट को इग्नोर कर भी दें तो जिस तरह से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ी है, उससे क्या साबित होता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स करप्शन का हिस्सा हैं या नहीं। तो जब ऐसे लोग जिन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया है वो जब बड़े बड़े एलिगेशन लगाते हैं तो उनकी बात को एक बार सीरियसली सोचने की जरूरत है कि क्या सच में आम आदमी पार्टी को डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के साथ लीड किया जा रहा है। क्या यहाँ पर सच में इंटरनल डेमोक्रेसी की भारी कमी है। और अन्ना हजारे जो कोई भी पॉलिटिकल एम्बिशन वाले इंसान नहीं थे और शायद वही सबसे बड़ा रीजन थे कि आम आदमी पार्टी एग्जिस्टेंस में आ पाई, वही अन्ना हजारे खुद अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से लेकर शराब घोटाले तक कई बार केजरीवाल की पॉलिटिक्स और एक्शन को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कितने भी कट्टर फैन बन जाओ, लेकिन जब ऐसे लोग बात बोलते हैं तो एक बार इनको सुनकर सोचना जरूर चाहिए।